नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम बीकॉम पार्ट 2 की जो चौथे सेमेस्टर की हमारी कहानी है अकेली, मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी अकेली, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले पीरियड में हमने देखा कि मन्नू भंडारी की जो कहानी है अकेली, वो अकेली कहानी की जो महिला है, बूढ़ी बुआ जिसका नाम है सोमा बुआ, वो अकेली है और परित्यक्ता है और इस दुनिया में उसका बेटा नहीं है और उसके जो पति हैं वो बेटे की मृत्यु के आघात को सहन नहीं कर पाए हैं और वो सन्यासी हो गए हैं। सन्यासी होकर वो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं और वो 12 महीने में से 1 महीना ही केवल यहाँ पर आते हैं और 11 महीने वो तीर्थ स्थान पर रहते हैं। बुआ का जो वैवाहिक जीवन है वो लगभग नहीं के बराबर है, अर्थात पति जो समाज में एक महिलाओं की पहचान होती है कि मर्दों वाली स्त्री, तो सोमा बुआ है तो मर्दों वाली स्त्री, लेकिन हकीकत में वो बिना मर्द की ही है और यही शायद बुआ के मन का दुख है, बुआ की त्रासदी है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे इस कहानी में और क्या होता है। तो सोमा बुआ के जो पति हैं वो आए हुए हैं, 12 महीने में से 1 महीने वो आते हैं, सोमा बुआ के पास रहते हैं, वो आए हुए हैं और सोमा बुआ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आई हैं क्योंकि सोमा बुआ ने कहीं सुना है उनके जो देवर जी हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और जब वो दुनिया में नहीं है तो उनके ससुराल वालों से भी किसी भी प्रकार का इन लोगों का संबंध अब नहीं रहा है, लेकिन अब वो जो देवर जी है उनकी बेटी का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है, मतलब वो उनके समधी है, उनका संबंध हुआ है और बुआ को पूरी उम्मीद है कि वो हमें बुलाएंगे ही। बुआ के जो पति है सन्यासी जी हैं। अब यहाँ पर विडंबना यह है कि अगर मान लो बुआ के पति सन्यासी जी नहीं होते तो बुआ तो वहाँ चली ही जाती थी, लेकिन सन्यासी जी होने से और सन्यासी जी हर बारीक बारीक छोटी छोटी गतिविधियों पर ध्यान रखे हुए हैं कि बुआ क्या कर रही है और सन्यासी जी बुआ को कतई ये इजाज़त नहीं देते हैं कि बुआ वहाँ पर जाए, लेकिन फिर भी बुआ किस तरह की तैयारियाँ चल रही है इसकी खबर लेती रहती है, जाती रहती है और बुआ बेचैन है कि अपने को शादी में जाना ही है। उन्होंने सन्यासी जी से कहा है, लेकिन सन्यासी जी ने उन्हें बार बार हिदायत दी है कि तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक कि उनके यहाँ से बुलावा आएगा नहीं तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं ना कहीं बुआ इस बात को सुनकर बेचैन हो रही थी और बुआ खबर लेती रह रही थी। उतने में ही बुआ की एक दूर के रिश्ते की ननद है जिसके द्वारा बुआ ने ये पता कर लिया कि बुलाए जाने वालों की जो लिस्ट तैयार हुई है उस लिस्ट में बुआ का नाम है और अब बुआ निश्चिंत हो गई है कि मुझे शादी में जाना ही है और बुलावा आएगा ही, ये मानकर बुआ तैयारी में जुट गई है। अब जैसे ही उसने सुन लिया कि हमारा नाम लिस्ट में है तो बुआ ने क्या किया, बुआ के घर के ऊपर ही बुआ की जो ननद है जिसका नाम है राधा रहती है और बुआ दौड़ी भागी राधा के घर जाती है और राधा के घर जाके बुआ राधा से पूछती है कि अरे भाई राधा, अब बेटे की शादी है, सॉरी वहाँ पर बिटिया की शादी है और बिटिया की शादी है, समधियाना है, कुछ तो देना होगा। तो राधा से सलाह मशवरा करती है कि भाई अभी नया ज़माना है, मैं थोड़ी पुरानी हो गई हूँ, नया ज़माना है, नए ज़माने में बिटिया को क्या दिया जा सकता है, तो इसके बारे में वो राधा से मशवरा लेती है। तो राधा उससे पूछती है कि सोने चांदी के गहने, कहने का मतलब जितनी तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो उसके हिसाब से हम उन्हें उपहार दे सकते हैं। तो अब सोमा बुआ के पास पैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन सोमा बुआ फिर दौड़ी भागी जाती है अपने घर। उन्हें ध्यान में आता है कि अरे हाँ, जो मेरा एक संदूक है, संदूक एक पेटी, पुराने समय की जो पेटी है वो पेटी में मैंने कभी तो भी कुछ पैसे डाले थे वो होगा। फिर वो सारा सामान हटाती है बहुत उत्साह के साथ और पेटी में, संदूक में से वो डिब्बा निकालती है जिसमें कि चिल्लर 7 रुपए है और जो बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है उनके मृत बेटे की एकमात्र अंगूठी है जो कि उसकी निशानी है, वही उस संदूक में है। तो सोमा बुआ जाती है और इतनी वो उत्साहित हो जाती है कि मुझे शादी में बुलाएंगे ही और उसमें वो सारा बेटे का दुख भी भूल जाती है और जो कि एकमात्र मृत बेटे की निशानी अंगूठी उसे वो बेच देती है और उसको बेच देने के बाद में जो भी आता है,
हालांकि राधा उसे समझाती है, वो राधा के पास जाके रोती है कि देखो समझाने का मामला है, शादी है और मैंने कुछ देना चाहिए लेकिन मैं कुछ दे नहीं पा रही हूँ, तो क्या किया जाए। तो राधा उसे बताती है कि देखो बुआ, लेन देन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम तो वैसे भी जाती हो, कामकाज करती हो, नहीं दिया मान लो कोई किसी प्रकार का उपहार तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं बुआ को लगता है कि समझाने की बात है, वहाँ पर हम खाली हाथ तो जाएंगे ही नहीं, तो कुछ ना कुछ देना जरूरी है। इसलिए बुआ क्या करती है, पूरी तैयारी कर लेती है और तैयारी में फिर वो लड़की के लिए साड़ी, ब्लाउज और एक चांदी की सिंदूरदानी ले आती है। और उसका ये मानना है कि अब जैसे ही बुलावा आएगा तो ये सारा कुछ व्यवस्थित मैं वहाँ पर दूंगी, और इसी उम्मीद पर वो रहती है। फिर धीरे से उसे सुनाई देती है कहीं दूर से चूड़ी वाले की आवाज़, तो वो दौड़ के चूड़ी वाले को भी बुला लेती है और लाल हरे रंग की चूड़ियाँ भी पहन लेती है, क्योंकि अब वो अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। और वो ये भी पूछती है राधा से कि भाई साड़ी पहनना है तो तुम जो साड़ी पहनती हो बड़ी चमकती है, बड़ी कड़क रहती है, तो वो कैसे गए। तो राधा उन्हें सलाह देती है कि बुआ आप आपकी साड़ी को कलफ कर लो, कलफ स्टार्च, तो वो स्टार्च भी कर लेती है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारी साड़ी बीच बीच में चमकती भी है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो राधा ने उन्हें सलाह दी है कि आप उसमें अभ्रक छिड़क लीजिए तो वो बीच बीच में चमकेंगी, तो वो भी कर लेती है। और ये सारा कुछ सन्यासी जी देख रहे होते हैं और सन्यासी जी देखते देखते फिर उन्हें हिदायत देते हैं कि तुम एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक के समझाने से बुलावा नहीं आएगा तुम्हें वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और बुआ अब निश्चिंत हो गई है कि मुझे बुलावा आएगा ही, और राधा ये सब देख रही है, दिन नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन बुआ की उम्मीद अभी भी टिकी हुई है कि कोई बात नहीं, अभी कल का दिन है ना, हो सकता है कल बुलावा आ जाए। फिर शादी वाले दिन भी देखती रहती है कि अब बुलावा आ जाएगा, बुलाएंगे, और वो हर समय इसी उम्मीद पर टिकी है कि वो हमें बुलाने वाले हैं। लेकिन होता यूँ है, बीच में आकर राधा उनसे पूछती भी है कि बुआ मतलब आया क्या बुलावा, तो बोलती नहीं कोई बात नहीं, बड़े घर की बात है, शादी ब्याह में लोग भूल जाते होंगे। और राधा के द्वारा जो कुछ भी लाके दिया गया है उसे वो एक थाली में सजा लेती है और थाली में निकालकर एक साड़ी, सिंदूरदानी, ब्लाउज, नारियल, बताशे रख के पूरी तैयारी कर लेती है। और वो जब ये तैयारी करती रहती है तो ये सारा नाटक सन्यासी जी देखते रहते हैं और वो मन ही मन सोचते रहते हैं कि वो इसे जाने तो नहीं देना है, क्योंकि जब तक बुलावा नहीं आएगा बगैर बुलावे के वहाँ जाना नहीं है। फिर वो कहते हैं बुआ को कि देखो तुम्हें सब तो कर रही हो, लेकिन अगर बुलावा नहीं आया तो तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बुआ उन्हें बड़े विश्वास के साथ कहती है, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या कि बगैर बुलावे के मैं वहाँ पर जाऊँगी। और वो छत पे खड़ी खड़ी बार बार ताक झाँक करती रहती है कि अब तब मुझे बुलावा आ ही जाएगा, शायद ही कोई आ जाए, शायद ही कोई आ जाए। लेकिन पूरा दिन ढल जाता है और कोई उन्हें बुलाने नहीं आता है। और जो बुआ की साड़ी है जो उन्होंने कलफ करके रखी है और उसमें अभ्रक अनेक प्रकार का चमकने वाली चमकी होती है, तो अभ्रक को छिड़क देते हैं और वो धूप में चमकती रहती है। तो मानो वो अभ्रक की चमक को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे गली में कोई घुसे तो बुआ का मन पुलकित हो जाता है कि शायद कोई बुलाने आया क्या। ठीक उसी तरह से वो अभ्रक लगी साड़ियाँ भी चमक रही है। और अभी तक कोई बुलावा आया नहीं, शाम के 7 बज गए हैं। अब बुआ को छत पर खड़ी खड़ी बुआ छत से सटी हुई देख रही है, बहुत भारी मन से, निराश भाव से, कि अब तो 7 बजे, अब तक तो कोई बुलाने नहीं आया। और वो भूल गई है कि अब यह अंधेरा हो गया है, क्योंकि अब तो लोग बुलाने आने वाले नहीं हैं। उतने में राधा का ध्यान जाता है और राधा बुआ से आकर पूछती है कि क्यों बुआ, आज तुम्हें खाना नहीं बनाना है। जब राधा के द्वारा इस तरह से बुआ को पूछा जाता है तो बुआ एकदम से सकपका जाती है और सकपकाकर बुआ अपने आप को संभालती है और संभाल कर बोलती है, खाने का क्या है, 2 लोगों का तो है, अभी बना लूँगी, क्या बनाना और क्या खाना। और पूरी तरह से हताश होकर, निराश होकर बुआ अपनी साड़ी, चूड़ी और थाली में सजाया हुआ जो सारा सामान है वो संदूक में रख देती है और बड़े बुझे हुए मन से, बड़े उदास मन से अंगीठी के पास जाती है कि अब 2 लोगों का भोजन बनाया जाए। तो ये जो कहानी है हमारी मन्नू भंडारी द्वारा रचित अकेली, इसमें सोमा बुआ के बारे में बताया है कि जो एक भारतीय नारी है
किस प्रकार से वो दुखों को सहन करती रहती है, उसके मन के अंदर कैसे भाव छिपे हैं, उन भावों को वो चाहकर भी व्यक्त नहीं कर पा रही है। और जो उसका वैवाहिक जीवन है वो इतना कष्टप्रद है कि पति होने के बावजूद भी नहीं के बराबर है। और 11 महीने तो रहते नहीं, 1 महीने के लिए आते हैं और उसमें वो उसकी जो कुछ भी सामाजिकता है उस पर वो बंधन लगाते हैं। सोमा बुआ बहुत ही स्नेहिल व्यवहार की है, मिलनसार है। वो जब भी जाती है लोगों के यहाँ छाती फाड़कर काम करती है, किसी भी प्रकार की बदले की या किसी भी प्रकार की मान सम्मान की अपेक्षा रखे बगैर। और बहुत मिलनसार है वो, बहुत गुणी है वो। चाहे जैसा भी काम हो, किसी भी तरह का काम हो, वो करती है। और किस तरह से रिश्तों को संजोया जाए, वो रिश्तों की कद्र करना भी बखूबी जानती है। जबकि सन्यासी जी को इन सारी बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है। और वो इसलिए करती है क्योंकि सोमा बुआ का जीवन के प्रति देखने का जो नजरिया है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। सकारात्मक होने की वजह से इतना बड़ा दुख भी वो अपने मन में छुपाए हुए है और वो दुख को भी वो उतना महसूस नहीं कर पाती है। मतलब कहानी में जो भी हम लोगों के जीवन में छिपा हुआ अभाव है, उस अभाव की अभिव्यक्ति, जीवन की जो भी विषमताएं हैं, उन विषमताओं की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का बहुत ही बढ़िया ढंग से मन्नू भंडारी ने प्रयत्न किया है। और इस कहानी को देखकर लगता है कि ये समाज की एक संवेदनहीन कहानी है। एक तरफ दुखी महिला, हालांकि देखा जाए तो सन्यासी जी जितने दुखी है, वो सन्यास ले लिया है, गृहस्थी का त्याग कर दिया उन्होंने, लेकिन बुआ ने ऐसा नहीं किया। बुआ अपना मन लगाए रहती है। तो इस पर से हम ये नहीं कह सकते कि बुआ को दुख नहीं है, जबकि वो माँ है, उसे भी दुख होगा ही। लेकिन उस दुख को छुपा कर वो किस तरह से अपनी खुशी को तलाशती रहती है और अपनी जो खुशी को तलाश कर अपने दुख को कम करना चाहती है। जो उसका दाम्पत्य जीवन है वो लगभग संबंधहीनता की तरह है। उनके पति पत्नी के बीच में जिस तरह के संबंध होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं है। सन्यासी जी 1 महीना आते हैं और बस 1 महीने में अपनी कुछ तो भी उपस्थिति दर्ज कराकर चले जाते हैं। बाकी समाज से, रीति से, रिवाज से, बुआ से, संबंधों से, रिश्ते नातों से सन्यासी जी को कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कहानी यही बताती है कि मानवीय जीवन में किस प्रकार का तनाव है और स्त्री जीवन की कितनी विवशता है कि एक तरफ तो बेटे का दुख है, दूसरी तरफ रिश्ते नाते निभाना है। कहीं ना कहीं वो अपने मन के भाव को छिपाना चाह रही है और उसकी जो अपनी अस्मिता है, स्त्री की अपनी जो पहचान है, उस पहचान को तलाशती ये कहानी है जिसका कि नाम है अकेली। यानी सबके बीच में रहकर भी वो सोमा बुआ अकेली है। अर्थात जो हमारी कहानी की नायिका है, उस नायिका के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये जो हमारी कहानी है, ये कहानी कैसी है? मानवीय संवेदना की जो त्रासदी है, उस करुण त्रासदी को व्यक्त करती है। और जो हमारी कहानी की नायिका है सोमा बुआ, वो सोमा बुआ अपने मन का जो खालीपन है, अपने मन की जो रिक्तता है, उस रिक्तता को किस तरह से सामाजिकता के रूप में, समाज के व्यवहारों में या समाज का जो कुछ भी प्रवाह चल रहा है उसमें वो अपने आप को भूलना चाहती है। कहने का मतलब क्या है? समाज का जो प्रवाह चल रहा है, समाज की जो परिस्थिति है, उससे वो जुड़ने का प्रयास करती रहती है, क्योंकि उसे मालूम है दुख मनाकर या बैठकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह की ये जो हमारी कहानी है अकेली में लेखक ने मन्नू भंडारी के लेखिका मन्नू भंडारी ने इस कहानी के माध्यम से, मतलब सोमा बुआ के माध्यम से हमारे समाज की जो अनेक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से महिला को अपने दुख को मन में छिपा कर और जो भी बातें हैं, समाज की जो भी सामाजिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में वो अपने आप को जोड़े रखने का किस तरह से प्रयास करती है। तो ये जो हमारी कहानी है अकेली, मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी, वो सोमा बुआ के माध्यम से उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से जो समाज की परिस्थितियाँ, समाज की जो विषम परिस्थितियाँ हैं, उन विषम परिस्थितियों को अभिव्यक्त किया है और जो भी समाज की संवेदनहीनता है उसको कहानी के माध्यम से उजागर करने का प्रयत्न लेखिका मन्नू भंडारी ने किया है। धन्यवाद।